बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 5 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 5.2 एनर्जी। याद रहे, एनर्जी के टॉपिक से एमसीक्यू और शॉर्ट आ सकता है और इसमें टू मेन फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसी वीडियो में तो वो दो अलग अलग लॉन्ग बन सकते हैं। तो अपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इस तरह टॉपिक को समझ लें, नोट कर लीजिएगा। लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप इसको एबिलिटी भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की शरह, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है एक लाइन की, यही आपकी बुक डिफाइन कर रही है। यहाँ पे ये पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें, ठीक है जी। उसके बाद इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। नेचर कि एनर्जी आपके पास स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क क्या था? वर्क आपके पास क्या है बेटे? स्केलर। तो एनर्जी भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे आप पॉइंट ऐड कर लें कि इट इज अ, एनर्जी क्या है बेटे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी आपके पास बेटे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ऐड हो गया। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी के यूनिट की। तो एनर्जी का जो एस यूनिट होगा वो होगा जाउल। वर्क का भी यूनिट क्या था? जाउल। तो इसी तरह एनर्जी का भी जो एस यूनिट होगा वो होगा जाउल, और जाउल का जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल जे। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन बातें याद होगी जी। अब आ जाए एक छोटा सा पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट, कि याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। ये जो बुक ने सेकंड यहाँ पे पिंक बॉक्स में बात की है वो आपको समझा देता हूं। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, कि जब एक बॉडी पर 1 जूल वर्क किया जाता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज 1 जूल, तो उस बॉडी पर खर्च होने वाली एनर्जी, तवानाई, वो भी कितनी होती है बेटे? 1 जूल होती है। फिर से सुने कि जब एक बॉडी पर 1 जूल काम किया जाता है तो उस बॉडी पर खर्च होने वाली एनर्जी की मिकदार कितनी होगी बेटे? 1 जूल ही होगी। तो अब यह बात अगर आपको याद हो गई है तो यहीं से ना वो आपसे शॉर्ट पूछ सकता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके ना वो आपसे शॉर्ट में यह पूछ सकता है, जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन बना दिया है कि एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ एनर्जी, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 1 जूल एनर्जी रखता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है बेसिकली, कि अगर एक बॉडी के पास 1 जूल एनर्जी है तो इस बात का मतलब क्या है? फिर तो जो भी आपको समझाया है वही मतलब है कि अगर एक बॉडी के पास 1 जूल एनर्जी है तो इसका मतलब वो बॉडी 1 जूल वर्क करने की एबिलिटी रखता है, यही मतलब होगा ना, बस सीधी सी बात है। तो यही आप आंसर में लिख देंगे। देखें, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जूल ऑफ एनर्जी मींस कि अगर एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल एनर्जी है तो इस बात का मतलब यह है कि दैट इट हैज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल, कि वो 1 जूल काम करने की सलाहियत रखता है। क्लियर है जी? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से उसको आंसर दे दीजिएगा। ये दो बातें आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी जो कि याद करवा दी। अब आ जाइए आगे चलते हैं। यहां से जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट, बस यही याद करनी है बेटे। मैं इसलिए साथ बुक से बताता जा रहा हूं। जो स्टूडेंट्स को टेंशन होती है ना कि सर बुक्स में से क्या क्या याद करना है, मैं यही कुछ याद करना है जो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। तो अब यहां पे पैराग्राफ में यह बात की जा रही है कि देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहां पे मैंने लिख दिया है कि देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इसके अलावा और बहुत सारी है, आगे देखें एटसेट्रा। लेकिन हम इन सारियों को यहां पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे। फिलहाल हम आज की इस वीडियो में, जिस तरह आपकी बुक मेंशन कर रही है, वो सिर्फ 2 मेन बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देयर आर 2 बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी की 2 बेसिक फॉर्म्स हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। इनको हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी अलग से लॉन्ग में आ सकता है, इसका प्रूफ आपको करना होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो किस तरह से फाइंड आउट होता है, तो उसका प्रूफ करना होगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी आपसे अलग लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग आ सकता है। तो इन दोनों को यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी यहां से काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन उससे पहले ये एक डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्या? कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है
ये आपके पास कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। इस बात को आपने यहां पे देख लेना, ये अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी यहां तक। और एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन कौन सी एनर्जीज का है, उसके नाम मेंशन किए होंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दो बेसिक फॉर्म्स कौन सी हैं, तो आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जिस तरह हल्का फुल्का चेंज करे आपने समझ जाना है, बस ये बात आप याद रख लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। क्लियर जी यहां तक। अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। बुक वाली ही डेफिनेशन मैंने लिखी है यहां पे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी, कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी होती है दैट अ बॉडी पोसेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो बॉडी की हरकत की वजह से होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी है जो कि बॉडी की हरकत की वजह से होती है। जब बॉडी मोशन में आता है तब उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? तो आसान सी डेफिनेशन थी। अब डे उसमें जाहिर सी बात है बॉडी पे जितना वर्क होगा उसके पास उतनी एनर्जी होगी, तो फिर वर्क एनर्जी के क्या होगा, इक्वल। सही है ना। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। बुक ने एक ग्राफ से इसका प्रूफ किया है, ये वाला ग्राफ बनाए या फिर आप इसके अपोजिट भी एक ग्राफ बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये देखें ना, ये भी आप ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम कह लेते हैं वी, और यहां नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी जा रहा है। सही है, इस तरह से इसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। इस केस में भी यूनिफॉर्म है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब अगेंस्ट था एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है बॉडी, तो वो उस वर्क को हम एनर्जी के इक्वल कर देंगे। वहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बॉडी नीचे से ऊपर भी आप भेज सकते हैं, इसका मतलब उस पर वर्क करना होगा। देखें ना, नीचे से अगर बॉडी को ऊपर भेजना हो तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा ना, तभी तो वो नीचे से ऊपर जा सकता है। सही है ना। तो बहरहाल ये दोनों ग्राफ ठीक है, जो आपको दिल करता है वही बना ले। बुक ने इसको फॉलो किया तो हम इसी के मुताबिक बता देता कि आपको टेंशन ना हो। तो फिर ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल है, तो फिर काइनेटिक, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी। आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई एस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम वर्क डन को बड़ी ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। तैयार है ना वो टॉपिक? तो फिर आगे देखें। एफ मल्टीप्लाई एस लिखा, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चाहिए तो फिर मुझे ये दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक बेटे एफ फोर्स, और दूसरा बेटे आपके पास क्या है, डिस्टेंस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बेसिकली हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये एफ आ जाएगा और ये क्या है, डिस्टेंस। तो एफ और डिस्टेंस चाहिए, तो एफ तो मैं सिंपल न्यूटन के सेकंड लॉ से फाइंड आउट कर सकता हूं, जानता हूं एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि बॉडी जो कि एक मास रखता है उस पर जब फोर्स लगेगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। तो फिर इसका मतलब मैं जानता हूं फोर्स एफ इज इक्वल टू बेटे क्या है, एम ए। क्लियर यहां तक? अब फोर्स तो मुझे मिल गई एम ए से, लेकिन डिस्टेंस मैं इस ग्राफ से फाइंड आउट करूंगा। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ग्राफ बेशक ना बनाए, लेकिन आपकी बुक ने इसको फॉलो किया है तो इसीलिए मैं भी आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अब इस ग्राफ में देखें, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहां पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब वो नीचे, ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, वी। जब आके वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तब तो वो रेस्ट में आ चुका ना हिट करने के बाद, तो वो जीरो हो जाएगी। तो फिर इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा कि एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो फिर ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया। अब मैं अगर इस ग्राफ का वीटी ग्राफ है ना, देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस टी है, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, वी है। तो वीटी ग्राफ में अगर मैं यहां पे एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो वीटी ग्राफ का एरिया किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया था, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको दो बातें याद करवाई थी कि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। और सारा कुछ मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया था। ठीक है, तो वो टॉपिक तैयार होगा तो वहां से आपने वो बात याद रखी हुई है, तो लिहाजा यहां पे डायरेक्ट आपको बता देते हैं। देखिए अब ये आपके पास है अंडर दिस ग्राफ, ये वाला एरिया आप शेड कर दें, ये वाला। ठीक है, अब वीटी ग्राफ है तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो क्या बन गई है, ये तो ट्राइंगल बन गई है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू विड्थ। तो ये देखें
वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है, तो एरिया को मैंने डिस्टेंस के इक्वल कर दिया। बेटे वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ का एरिया हमेशा डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देगा, ये याद रख ले। क्यों, कैसे आता है वो पीछे चैप्टर नंबर 2 में प्रूफ करवा चुका हूं, समझा चुका हूं, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? तो अब एरिया किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ लेंथ इनटू विड्थ। सही है जी, या बेस इनटू हाइट भी कह सकते हैं। तो ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, तो यहां आ जाएगा v, यहां आ जाएगा t। तो बेटे ये देखें फिर अगले स्टेप में, एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ, ये वाली साइड क्या है v और ये वाली साइड क्या है t, तो हाफ v t। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, डिस्टेंस आ गया। लो जी, हमें दो चीजें चाहिए थी ना, f और s, f ये आ गया, s वो आ गया। तो ये तो मैंने आपको बताया है ग्राफ से, बुक जिस तरह बता रही है। लेकिन एक और तरीका भी है, वो भी बुक ने बीच में मिक्सअप कर दिया, बच्चों को समझ नहीं आती, मैंने जरा अलग अलग किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। बस यहां तक करने के बाद आप डायरेक्ट इस फार्मूले में पुटिंग करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बुक ने ना यहां पे देखें, ये बीच में ना घुसड़ घुसड़ कर दी है, यहां पे थोड़ी सी उस बात को भी मैंने अलग जरा लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए यहां से। ठीक है, तो यहां से आपको जरा समझ नहीं आएगी, सारा मिक्सअप नहीं करना, ऐसे अलग अलग करना है। तो अब यहां पे देखें, एक और तरीका है एस को निकालने का। सिंपल इक्वेशन है डिस्टेंस की, यानी कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है बेटे v इज इक्वल टू एस ओवर टी। यहां से s निकाले तो v मल्टीप्लाई t बनता है। अब ये v कौन सा है, ये है एवरेज वेलोसिटी। कौन सी बेटे, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई वही टाइम। अब एवरेज को हम कैसे लेते हैं कि अगर दो हमारे पास वेलोसिटीज की वैल्यूज हैं तो दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, ये एवरेज लेने का तरीका है। तो इस ग्राफ में देखें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दो, एक यहां पे v होगी, एक नीचे होगी 0। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी होगी, इधर फाइनल वेलोसिटी होगी, तो दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें। इधर भी एक वेलोसिटी यहां पे है, एक वैल्यू यहां पे है, यहां v है और नीचे क्या है 0, तो दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो हम यहां से ना एवरेज लेते हैं, तो एवरेज का क्या तरीका है, दोनों को सम करें, यहां पे वेलोसिटी v है, यहां पे 0 है, तो दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दे, ये एवरेज आ गया, मल्टीप्लाई ये t आ गया। अब 0 में v को ऐड करें, v ही रहेगा, तो हाफ को जरा अलग करके लिख दे और v मल्टीप्लाई t को अलग करके लिख दे। बात समझ आई? और बेटे यहां पे देखें ना, v प्लस 0 v हो जाएगा, v बाय 2 मल्टीप्लाई t, तो हाफ को अलग लिख दें, v मल्टीप्लाई t को जरा अलग कर दे खूबसूरती में। सही है, अब देखें अच्छा लग रहा है ना। तो अब भी देखें डिस्टेंस क्या आया, हाफ v मल्टीप्लाई t आया। इधर भी यही आया था, इधर भी यही आया है। तो इन दोनों में से ना एक तरीका फॉलो करें, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों समझा दिए। अब आ जाए, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बेटे F की जगह क्या लिखूं, ma, तो मैंने ma लिख दिया, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटे किसके इक्वल आया, हाफ v मल्टीप्लाई t लिख दिया, हाफ v मल्टीप्लाई t लिख दिया। क्लियर? अब ये m अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन a क्या होता है, v ओवर t के इक्वल होता है, या आप चाहें तो इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। vt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल, तो a इज इक्वल टू v ओवर t बन जाएगा ना, y ओवर x, स्लोप होता है y ओवर x, तो y पे क्या है v, x पे क्या है t, तो v ओवर t a के इक्वल आ जाएगा। तो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं a की जगह बेटे v ओवर t। क्लियर? अब बेटे जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास आ गई जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये m अपनी जगह पे, अच्छा इसको ना जरा देखें, ये t से क्या हो जाएगा, कैंसल। अच्छा v को v से मल्टीप्लाई करेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस 1/2 को मैं पहले लिख लेता हूं 1/2, और ये वाला m यहां पे लिख लेता हूं। अब देखो क्या बच गया है, हाफ ये लिखा गया है, m ये लिखा गया है, v और v बच गया, तो v को v से मल्टीप्लाई तो v का स्क्वायर हो जाएगा, तो v का स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, यही तो हमने बनाना था रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर, यही प्रूव करना था। यही आपकी बुक में यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन दिया गया, हाफ mv स्क्वायर। बस यहां तक टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है जी, तो आसान था, एक एक चीज आपको क्लियर करवा दी। इसी तरह से टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट में, कुछ साइड इंफॉर्मेशन में आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो जरा देख लेते हैं। एक तो पहले पीछे भी दिया गया एमसीक्यू स्टार्ट में, वो आपके पास है, अ स्ट्रेच्ड बॉ स्टोर्स द एनर्जी, यानी कि ये जो हमारे पास कमान तीर की बात कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये देखें। अब वो कहते हैं जिस जगह पे बंदा ठहरा है, यहां से अगर वो इस तीर को छोड़े, एरो जो आपको नजर आ रहा है, तो ये कितना दूर उस बंदे से जाके गिरेगा, जितना जोर से खींचे, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी।
तो उससे ये कितनी दूरी तक जा सकता है, तो वो आप यहां पे मार्क कर लीजिए 1 किलोमीटर अवे। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो 1 किलोमीटर को बॉक्स में क्लोज कर ले। क्लियर है ये एमसीक्यू। अब आ जाए अगले पेज पे, यहां पे 3 एमसीक्यूज हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। यहां पे देखें मैंने 3 डॉट्स बना दिए। तो पहला एमसीक्यू क्या बन सकता है जी, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है। द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 0.5 जॉल। यानी कि जो बॉडी के अंदर दिल है, दिल की एक धड़कन की वजह से जो वर्क है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 जॉल, यानी कि इतना वर्क हो सकता है। सही है। तो एक ह्यूमन अपना बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि दिल की एक धड़कन, सिर्फ एक धड़कन से जो वर्क है वो वर्क होता है वो कितना है बेटे, 0.5 जॉल। तो 0.5 जॉल को आप ऑप्शन में सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे क्लोज कर लें, सर्कल कर लें कि भाई ये ऑप्शन बन के आ सकती है। उसके बाद है बेटे, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज 8.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 13 जॉल। यानी कि वो कहता है जो हमारे पास सेकंड यानी कि दूसरी जंग अजीम हुई थी, उसमें जापान का एक शहर है हिरोशिमा, जिसमें उन्होंने एक एटमी न्यूक्लियर बम जो है गिराया था, जिसकी टोटल एनर्जी की जो मिकदार है वो कितनी थी, वो थी 8.0, मतलब 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 13 जॉल। तो ये उस एटम बॉम्ब की एनर्जी की वैल्यू बता रहा है, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 13 जॉल, बहुत बड़ी मिकदार है। ठीक है। तो आप यही याद रख लें कि दूसरी जंग अजीम में जापान का एक शहर हिरोशिमा, जिसमें जब बॉम्ब गिराया गया तो उससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 13 जॉल। तो इसको भी आप क्लोज कर लें बॉक्स में। उसके बाद नंबर 3 पे जो आपका एमसीक्यू बन सकता है वो है, द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज 10 रेज़्ड पावर 16 जॉल। कि एक साल में जो पावर स्टेशन की आउटपुट एनर्जी की वैल्यू है वो है 10 रेज़्ड पावर 16 जॉल। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे डिफाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल आसान सी डेफिनेशन है। फिर पोटेंशियल एनर्जी की कुछ फॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनको देखते हैं, और लास्ट में यहां पे डेरिवेशन मतलब के पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह से डिफाइन करके आ रहे हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के वर्ड को हटाकर आप सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दें, पोजीशन, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। वहां पे बॉडी में हरकत की वजह से जो एनर्जी थी उसको आप काइनेटिक एनर्जी का नाम दे रहे थे। अब मोशन नहीं बल्कि आप वर्ड यूज करेंगे पोजीशन, या फिर पोजीशन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं डिफॉर्मेशन। कि डिफॉर्मेशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी के साइज या शेप में चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया। तो अब जो उसके पास एनर्जी है उसको हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है जी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कुछ फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सारी डेफिनेशन यही लिखे पोटेंशियल एनर्जी वाली, सिर्फ एंड पे क्या करें, रिलेटिव टू द अर्थ कर दें। अब मतलब अर्थ की निस्बत से, अर्थ के हिसाब से जो आपके पास एनर्जी आएगी उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। सारी वर्डिंग वही, सिर्फ आप लिख दें रिलेटिव टू द अर्थ। क्लियर। उसके बाद है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्प्रिंग है उसको आप कंप्रेस करें तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी है, कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, छोड़ेंगे तो दोबारा वो आएगा, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है जी। इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बैटरीज के अंदर केमिकल होता है तो उनके पास केमिकल एनर्जी होती है, तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ना, तो वही बात आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा भी है व्हिच इज चेंज्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ऑयल और गैस थ्रू द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आप किसी फ्यूल को या गैस को बर्न करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपके पास क्या है बेटे, थर्मल एनर्जी है। इसी तरह से यहां पे भी मेंशन कर दिया है कि थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या है इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आ जाएगा। फिलहाल आप डेफिनेशन की हद तक इसको इस तरह से याद रख लें। क्लियर है जी। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी छुपी होती है, जब एटम ब्रेक होता है तो उससे रिलीज होने वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द अदर रेडिएशन, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो रिएक्शन होता है इसको आप कहते हैं न्यूक्लियर फिशन।
ठीक है जी। अब न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ वर्ड यूज कर रही है बुक, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखें, ये देखें न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब जी हमारे पास है मैथमेटिकल डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखते हैं। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले देखें, हम एक ब्लॉक लेते हैं जिसका मास क्या होगा, m। अब ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है या कह लें कि टेबल पे पड़ा है। अब इसको हम यहां से यहां तक लेके जाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, नीचे से ऊपर अगर किसी चीज को आप लेके जाएंगे तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। देखें ना, इस पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वेट की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो देखें मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसको अपवर्ड इस तरह से ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो मैं यहां से यहां तक ब्लॉक को ले आता हूं, तो इसका मतलब मैंने ये वाली डिस्टेंस कह लें, हाइट कह लें, डिस्प्लेसमेंट कह लें, ये मैंने कवर किया है। तो यहां से यहां तक बॉडी को लेके गया हूं ना। तो इस तरह से अब देखें, ये हमारे पास, इसको नाम दे रहे एलिवेटेड पोजीशन, यहां तक हमारे पास ये ब्लॉक आ चुका है। तो इसका मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया है, वर्क किया है। उसी वर्क को यहां पे लिख देंगे। देखें अब यहां पे जब आपके पास ये ब्लॉक पहुंचेगा, तो अब इसके अंदर इसका मतलब एनर्जी स्टोर हो गई है। आप ये नीचे वाली स्पॉट हटाएं, फौरन ये धड़म नीचे आएगा। क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी ना, जो हमने वर्क किया है वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है, जिसकी वजह से आप इसको हटाएंगे तो ये नीचे आएगा फौरन, क्योंकि उसके पास एनर्जी थी, जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है उसकी वजह से वो नीचे आएगा। तो इस तरह डेफिनेशन आप लिख देंगे फिर मैथमेटिकली कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन एलिवेटेड पोजीशन। यहां से यहां तक जब आप ब्लॉक को लेके गए तो उसके ऊपर आपको एक वर्क करना पड़ा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट अ हाइट h बिकम्स, ये हमने हाइट कवर की है, ये डिस्टेंस कवर की है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बेटे वर्क डन, वर्क क्या होता है, एफ डी। तो मैंने लिखा F मल्टीप्लाई डी, डी की जगह क्या आ जाएगी, अब हाइट आ जाएगी, वर्टिकल मोशन है ना, तो अब D की जगह आप H लिख दें, तो F मल्टीप्लाई चाहिए आपके पास वर्क आ गया। क्लियर, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अब बेटे आप देखें कि फोर्स जो है वो तो वेट की इक्वल होती है, फोर्स जो है वो आपके पास वेट के इक्वल होती है, और वेट क्या होता है, mg के इक्वल। तो फिर इस F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं बेटे mg, तो ये आ गया mg मल्टीप्लाई ये H एज इट इज। अब आप देखें ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है mgh, तो इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लो जी, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। इसको अब आप यहां पे जोड़ सकते हैं, मतलब अगर डेफिनेशन आ जाए पोटेंशियल एनर्जी की तो आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे और साथ में नीचे मैथमेटिकल फार्मूला ये वाला लिख देंगे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। छोटा सा टॉपिक था, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था। बाकी इसमें जो थ्योरी बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। आसान आसान डेफिनेशन है, 2-2 नंबर के लिए आ सकती हैं, तो इनको आप इस तरह से याद रख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद कर लेंगे, जो एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल होगी ना समझने वाली, वो मैं आपको करवा दिया करूंगा। बाकी एग्जाम्पल में जाहिर सी बात है छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है, फार्मूले आपको समझा दिए, तो वो आप एग्जाम्पल्स खुद कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।